मैं कुंदन कुमार मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। कल के क्लास में 30 क्वेश्चनों को हम लोग ने देखा था सुपर 30 के नाम से। आज दोबारा हम लोग 10 प्रश्नों को सुपर 30 में देखेंगे। चलिए तो पहला प्रश्न को हम लोग शुरू करते हैं। ये मंत्रा क्लासेस के सभी सफल छात्र हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है आप लोग का, भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? ठीक है, तो भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए में है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी में है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी में है वारेन हेस्टिंग्स, ठीक ना। डी में एक से अधिक और ई में इनमें से कोई नहीं। चलिए ध्यान देंगे, भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कहा जाता है लॉर्ड कैनिंग को। ठीक है, भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कहा जाता है किसको? लॉर्ड कैनिंग को, ठीक ना। लॉर्ड कैनिंग के बारे में देख लेंगे। इनका शासनकाल, लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से लेकर 1862 माना जाता है। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल कितना से कितना? 1856 से 1862। लॉर्ड कैनिंग के बारे में देखेंगे भारत का, तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आगे ध्यान देंगे, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में देखेंगे बहुत सारा काम हुआ है। तो पहला तो देखे कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता लॉर्ड कैनिंग को कहा गया। ठीक है, उसके बाद ध्यान देंगे लॉर्ड कैनिंग के बारे में। तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 का विद्रोह, ठीक ना, सैनिक विद्रोह जो है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था 1857 का। ठीक ना, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में देखेंगे विधवा पुनर्विवाह को पारित किया गया था ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा 1856 ईस्वी में। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही देखेंगे, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही विभागीय प्रणाली लाई गई थी। कौन सा प्रणाली? विभागीय प्रणाली लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही लाया गया था, विभागीय प्रणाली। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विभागीय प्रणाली लाया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। और सारा बात देख सकते हैं लॉर्ड कैनिंग के अलावा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भारत के जन्मदाता किसे? लॉर्ड कैनिंग। डलहौजी के बारे में देखेंगे तो डलहौजी का शासनकाल माना जाता है 1848 से लेकर 1856। ठीक ना, तो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल माना जाता है 1848 से लेकर 1856। ध्यान देंगे, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल राज्य हड़प्पा नीति के लिए प्रसिद्ध है या व्यापकगत सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध था। ठीक ना, तो व्यापकगत सिद्धांत या राज हड़प्पा नीति के तहत प्रसिद्ध था। इसके तहत लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम 1848 में, पहला पूछा जाता है, सर्वप्रथम 1848 को किसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो सतारा को। किसे मिलाया था? सतारा। जोधपुर, संबलपुर सबको मिलाया गया था। झांसी का भी याद रखेंगे आप लोग, 1853 में किसे मिलाया था? झांसी को। और एक याद रखना है, कुशासन के आधार पर 1856 में किसको? अवध को मिलाया था। ठीक ना, लॉर्ड डलहौजी के राज हड़प्पा नीति व्यापक सिद्धांत के तहत लॉर्ड डलहौजी ने सतारा को मिलाया था, 1853 में झांसी को मिलाया था, 1856 में किसको? कुशासन के आधार पर 1856 में अवध को मिलाया था। ठीक है, तो ये लॉर्ड डलहौजी के बारे में था। लॉर्ड डलहौजी के बारे में और कुछ देखेंगे तो अगले स्लाइड पे हम लोग देख लेते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में, तो ध्यान देंगे। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या हुआ था। 16 अप्रैल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1900 लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में रेल सेवा प्रारंभ की गई थी। ठीक ना, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को क्या किया गया था? रेल सेवा को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय में डाक विभाग की शुरुआत किया गया था। कब? 1854 में डाक विभाग। ठीक ना, कब? 1854 ईस्वी में। वुड डिस्पैच एक्ट आया था। ठीक ना, कब? 1854 ईस्वी में। ठीक ना, तो ये लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल याद रखिएगा और इसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा किया गया था। एक और देखेंगे इसमें,
हम लोग देखे थे वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल देखेंगे कितना से कितना तक था। तो वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल हम लोग देखेंगे, वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल है 1772 से लेकर, ठीक ना, 1785। ये वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल है, ठीक ना। वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में बहुत सारे काम को देखेंगे तो समझेंगे वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में क्या क्या हुआ था। तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में क्या किया गया, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पर, कोलकाता में, ठीक ना। तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक ना, किसके शासनकाल में, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में, ठीक ना। 1773 के तहत रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में। वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ध्यान देंगे, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो द्वैध शासन प्रणाली था उसको समाप्त किया गया था, ठीक ना। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो द्वैध शासन प्रणाली था उसको समाप्त किया गया कब, 1772 ईस्वी में, ठीक ना। वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1781 ईस्वी में ध्यान देंगे तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1781 ईस्वी में क्या किया गया, तो मुस्लिम मुस्लिम की शिक्षा के ध्यान में रखते हुए 1781 में कोलकाता में मदरसा की स्थापना की गई, ठीक ना। कोलकाता में क्या चीज, मदरसा की स्थापना की गई लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के समय में, ठीक है। और वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही ध्यान देंगे, वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही क्या करेंगे, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही एक और बात याद रखेंगे कि 1776 ईस्वी में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। इसी के समय में, वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक ना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखेंगे वारेन हेस्टिंग्स में कि वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में क्या किया गया, तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1789 ईस्वी में, ठीक ना, भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया गया, भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। किसके द्वारा किया गया था, विलियम विल्किंसन के द्वारा, ठीक ना, किसके द्वारा, विलियम विल्किंसन के द्वारा। आगे से हम लोग लाइन वाइज लिख लेंगे, थोड़ा इधर उधर हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है हम लोग का, वायसराय के परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय को शामिल किया गया था, ठीक है। तो वायसराय के परिषद में किस भारतीय को शामिल किया गया था, तो वायसराय के परिषद में कार्यकारिणी परिषद होगा, यहाँ पर ध्यान देंगे, लिख लेंगे कार्यकारिणी परिषद, कार्यकारिणी परिषद, ठीक ना। तो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में सर्वप्रथम किसको शामिल किया गया था, तो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में सर्वप्रथम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया था, ठीक ना। कब शामिल किया गया था, 1909 ईस्वी में, ठीक ना। और 1909 ईस्वी में एक और घटना याद रखेंगे कि 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, ठीक ना। इसके तक पृथक निर्वाचन प्रणाली को लाया गया था, ठीक ना, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में। और किसके शासन काल में आया था वह मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ठीक ना, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम आया था। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को ध्यान देंगे वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में कब शामिल किया गया था, 1909 ईस्वी में, क्लियर है। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को ही 1920 ईस्वी में, याद रखिएगा 1920 ईस्वी में इनको क्या किया गया था, तो 1920 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया था, ठीक ना। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को 1920 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया था, ठीक है। अगले ऑप्शन देखेंगे विठुल भाई पटेल, ठीक ना। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव यानी केंद्रीय विधानसभा में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हुए थे, विठुल भाई पटेल। इन्हें 1924 ईस्वी में
केंद्रीय विधानसभा में का अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है ना। केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बिट्ठू भाई पटेल। इन्हें 1924 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। शंकर नारायण, तो शंकर नारायण के बारे में याद रखेगा कि शंकर नारायण ने 13 अप्रैल 1919 का जो घटना हुआ था, कौन सा घटना हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक ना। और इस घटना से दुखी होकर वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। कौन? शंकर नारायण, ठीक ना। तो इस बात को याद रखेंगे। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? तहकीकात समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि तहकीकात समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान देंगे कि अभी जो हम बताए थे, इससे पहले वाला क्वेश्चन देखे थे कि 13 अप्रैल 1919 के बारे में, कि 13 अप्रैल 1919 को की घटना को किस नाम से जाना गया? जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया, ठीक ना, 13 अप्रैल 1919 की घटना को। चलिए समझेंगे थोड़ा। इस समय क्या हुआ था ना, 1919 ईस्वी में एक नियम पारित किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिसे रॉलेट एक्ट के नियम से जाना गया। रॉलेट एक्ट अधिनियम को पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट अधिनियम के तहत क्या किया गया था ना, किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर बंदी बनाया जा सकता था, ठीक ना। किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर बंदी बनाया जा सकता था, ठीक है। और इसी कानून को काला कानून के नाम से जाना गया था। इस कानून को काला कानून, आतंकवादी अपराध अधिनियम कानून, या न वकील न अपील न दलील के कानून के नाम से जाना गया था, ठीक है। इसी कानून का विरोध करते हुए 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को महात्मा गांधी और अन्य क्रांतिकारियों के द्वारा विश्व हड़ताल किया गया। भारत में आंदोलन चलाया गया, ठीक ना। भारत में आंदोलन चलाया गया, ठीक ना। आगे चलकर क्या कर लिया गया? महात्मा गांधी जी को 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को बंदी बना लिया गया, ठीक है ना। किसको? महात्मा गांधी जी को 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को बंदी बना लिया गया। किसको? महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी को बंदी बना लिया गया, ठीक ना। आगे ध्यान देंगे, 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब की धरती से दो क्रांतिकारी नेता 9 अप्रैल 1919 को पंजाब की धरती से क्या किया गया? सैफुद्दीन किचलू, एक मिनट, नौ अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब की धरती से सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बना लिया गया था। इसी बंदी बनाए जाने के लिए 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग में एक सभा चल रहा था, और इसी सभा में माइकल ओडायर के कहने पर जनरल ओडायर के द्वारा गोलियां चलाई गई थी। इसी घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया था। इस घटना में बहुत सारे व्यक्ति मारे गए थे, और इसी हत्याकांड की जांच करने के लिए क्या किया गया? 1919 ईस्वी में हंटर कमेटी की स्थापना की गई, ठीक ना। हंटर कमेटी की स्थापना की गई। हंटर कमेटी ने क्या किया था? जनरल ओडायर को उसको सिर्फ माइकल ओडायर को निर्दोष साबित किया। जनरल ओडायर को उसके सजा के रूप में सिर्फ उसके पद से हटाया गया था, ठीक है। जिससे भारतीय नाखुश थे, और भारतीय नाखुश थे जिस कारण से भारतीयों के द्वारा एक और समिति का गठन किया गया, जिसे तहकीकात समिति के नाम से जाना गया, ठीक है। तो भारतीयों के द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जिस समिति का गठन किया गया, उसे तहकीकात समिति के नाम से जाना गया। और तहकीकात समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? मदन मोहन मालवीय को। इनके और सदस्य थे मोतीलाल नेहरू थे, चित्तरंजन दास थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सॉरी, ठीक ना। तो ये सब क्या थे? तहकीकात समिति के अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी थे, ये सब तहकीकात समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। और चिमन लाल सितलवार और सुल्तान अहमद, ये दोनों जो थे, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये समिति के अध्यक्ष थे। कौन से? हंटर कमेटी के सदस्य थे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कितना नंबर क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तहकीकात समिति के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। 3 नंबर क्वेश्चन था। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे हम लोग। कांग्रेस पार्टी को 3 दिन का तमाशा किसने कहा था, ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी को 3 दिन का तमाशा कहा गया था किसके द्वारा, अश्विनी दत्त के द्वारा, ठीक ना। तो कांग्रेस पार्टी को 3 दिन का तमाशा कहा गया किसके द्वारा, अश्विनी दत्त के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या कहा गया था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था कांग्रेस पार्टी के बारे में कि साल भर में एक बार टटराने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। लॉर्ड डफरिन, तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी 1884 से लेकर 1888 कांग्रेस पार्टी का सॉरी लॉर्ड डफरिन का समयकाल माना जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का था कांग्रेस पार्टी के 3 दिन का तमाशा किसके द्वारा कहा गया था, अश्विनी कुमारी दत्त। ध्यान देंगे बाल गंगाधर तिलक के बारे में याद रखिएगा एक बात कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया गया था। और यह नारा किस अधिवेशन में दिया गया था, इस बात को याद रखेंगे, 1916 का लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में दिया गया था इनके द्वारा यह नारा, ठीक है। तो 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, अश्विनी कुमार दत्त, अश्विनी दत्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा सही है, तो ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और इस क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान देंगे। बंदी जीवन किसके द्वारा लिखा गया है, सचिंद्रनाथ सन्याल, ये सही है। बंदी जीवन किसके द्वारा लिखा गया है, सचिंद्रनाथ सन्याल। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, सरोजनी नायडू, ये भी सही है, ठीक ना। और ध्यान देंगे इंडियन फिलोसफी किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर राधा कृष्ण, ये भी सही है। यानी इसमें तीनों सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, ठीक ना। एक दो पुस्तक का नाम बताइएगा आप लोग जैसे अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, लाला लाजपत राय, ठीक है। डिवाइन इंडिया, डिवाइन इंडिया, डिवाइन इंडिया के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इसके बाद ध्यान देंगे डिवाइन लाइफ, अरविंद घोष, अरविंद घोष, ठीक है। द इंडिया स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ये सब बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक ना। इसके अलावा आप लिखना चाहे तो इंडिया मीन्स फ्रीडम भी लिख सकते हैं, इंडिया मीन्स फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद, कलाम आजाद, इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस, बीडी सावरकर, ठीक ना। तो ये सब बुक एकदम इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आप लोग देख चुके होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए लघु संसद किसे कहा जाता है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसका क्वेश्चन का नाम क्या है, लघु संसद किसे कहा जाता है। तो लघु संसद कहा जाता है आपको संसदीय समिति को, ठीक ना। संसदीय समिति को क्या कहा जाता है, लघु संसद। संसदीय समिति की चर्चा अनुच्छेद 118 के 1 में किया गया, ठीक ना। संसदीय समिति की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 118 के 1 में। संसदीय समिति दो प्रकार की होती है, एक अस्थाई समिति, एक तदर्थ समिति, ठीक ना। संसदीय समिति कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक अस्थाई समिति और दूसरा तदर्थ समिति, ठीक ना। तदर्थ समिति, ये से तदर्थ समिति को ही अस्थाई समिति बोल सकते हैं। अस्थाई समिति क्या होता है कि इसके अध्यक्ष का कार्यकाल निश्चित होता है, इसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितना साल का होगा, 1 साल का होगा, ठीक ना। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी, ठीक है।
तो अस्थायी समिति एक सदस्य क्या होते हैं, इसका कार्यकाल 1 साल का होता है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और अस्थायी समिति में कौन सा समिति आएगी, तो अस्थायी समिति में आती है जैसे लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, ठीक ना, सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो ये सब समिति जो है किसमें आएगी, अस्थायी समिति में। तदर्थ समिति किसे कहा जाएगा, या फिर अस्थायी समिति वैसा समिति जिसकी स्थापना किसी खास उद्देश्य के लिए किया जाता है और उद्देश्य प्राप्ति के बाद उसको भंग कर दिया जाता है, ठीक ना। तो कोई दंगा हो गया, कोई घोटाला हो गया, उसे जांच करने के लिए जिस समिति का गठन किया जाएगा उसे तदर्थ समिति कहा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था क्वेश्चन, संसदीय समिति सॉरी लघु संसद किसे कहा जाता है, तो लघु संसद कहा जाता है किसको, संसदीय समिति को। क्लियर है। ऑप्शन ए में था 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है लघु संविधान, ठीक ना, लघु संविधान। 42वां संविधान संशोधन को क्या कहता है, लघु संविधान। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 42वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। दो चार परिवर्तन को हम लोग देख लेंगे यहीं पर, ध्यान देंगे। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो इसको याद रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। इसके तहत प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन, प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन किया गया है, ठीक है ना, 42वां संविधान संशोधन। और इसके तहत 3 शब्द को जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। तो एक तो 42वां संविधान संशोधन के देखे क्या चीज, प्रस्तावना में संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के तहत ही देखेंगे क्या चीज, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया संविधान में, ठीक ना। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक ना। 42वां संविधान संशोधन के तहत ही क्या किया गया है, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत ही राज्य सूची के 5 विषय को हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया, ठीक ना। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक ना। तो ये बहुत सारा संविधान संशोधन हुआ इसके तहत, तो इसके इसीलिए 42वां संविधान संशोधन को क्या कहता है, लघु संविधान कहा जाता है। क्लियर है। अनुच्छेद 32 क्या है, तो अनुच्छेद 32 को थोड़ा सा देख लेंगे। अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया, अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या बताया गया, संविधान का आत्मा बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 32 में देखेंगे तो इसमें अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कितना प्रकार के, 5 प्रकार के रीट को जारी किया जाता है। रीट या लेख या याचिका, 5 प्रकार के रीट या लेख या याचिका क्या होता है देख लेंगे। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक ना। दूसरा परमादेश, दूसरा क्या है परमादेश। तीसरा क्या है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, ठीक है। चौथा क्या है प्रतिषेध, प्रतिषेध। और 5वां क्या है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, ठीक ना। तो ये था अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार का हनन होगा तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार के रीट या लेख को जारी किया जा सकता है। और उच्च न्यायालय के द्वारा भी मौलिक अधिकार के हनन में रीट या लेख जारी करने का अधिकार होता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत लेख या याचिका को जारी करती है और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट या लेख या याचिका को जारी करती है। तो दोनों को याद रखेंगे। निचली न्यायालय जो होता है अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय, इसके द्वारा रीट या याचिका को जारी नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था 6, जिसका आंसर क्या हो जाएगा संसदीय समिति। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में विधि मंत्री कौन था, ठीक है। तो अंतरिम मंत्रिमंडल में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, ध्यान देंगे कब, 2 सितंबर 1946 ईस्वी को, ठीक ना। तो अंतरिम सरकार का गठन किया गया 2 सितंबर 1946 ईस्वी को, किसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड बेवेल की अध्यक्षता में, ठीक ना, लॉर्ड बेवेल की अध्यक्षता में, ठीक ना। इसका उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, यानी किसके नेतृत्व में कराया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका उपाध्यक्ष, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, ठीक ना। तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को लॉर्ड बेवेल की अध्यक्षता में, और उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और इसमें विभिन्न प्रकार के मंत्रालय और मंत्रियों को बनाया गया था। कुछ मंत्रालय और मंत्री का नाम हम लोग देख लेंगे, जैसे यहाँ पर 3 ऑप्शन है, तीनों को देख लेते हैं पहले। देखिए जगजीवन राम, तो जगजीवन राम को बनाया गया था कौन सा मंत्री, श्रम मंत्री। अंतरिम सरकार के गठन में जगजीवन राम को कौन सा मंत्री बनाया गया, श्रम मंत्री, ठीक है। दूसरा है अब्दुल नसरत, संचार मंत्री बनाया गया था, कौन सा मंत्री,
संचार मंत्री, ठीक ना। IR चंद्रगिरी वाणिज्य मंत्री बनाया गया था इनको, कौन सा मंत्री, वाणिज्य मंत्री बनाया गया था, ठीक है। कृषि मंत्री किसको बनाया गया था अंतरिम सरकार में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। उसके बाद ध्यान देंगे गृह मंत्री किसको बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार पटेल को, ठीक है, ठीक है। शिक्षा मंत्री किसको बनाया गया था, तो शिक्षा मंत्री बनाया गया था सी राजगोपालाचारी को, सी राजगोपालाचारी को, देख लीजिएगा। आगे ध्यान देंगे, इसके अलावा ध्यान देंगे विदेश मंत्री किसको बनाया गया था, तो विदेश मंत्री बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो हम लोग वित्त मंत्री किसको बनाया गया था, वित्त मंत्री बनाया गया था लियाकत अली को, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हैं हम लोग रक्षा मंत्री किसको बनाया गया था, तो रक्षा मंत्री बनाया गया था किसको, बलदेव सिंह को, ठीक है, बलदेव सिंह को, ठीक है। इसके अलावा ध्यान देंगे हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा और कोई मंत्री बच रहा है मंत्रालय, तो देख लेंगे रेल मंत्री, यहाँ पर देख लेंगे रेल मंत्री किसको बनाया गया था, अरुणा आसफ अली को, ठीक है, अरुणा आसफ अली को, ठीक है। उद्योग मंत्री किसको बनाया गया था, तो उद्योग मंत्री बनाया गया था किसको, जॉन मखाई को, ठीक है। ऊर्जा मंत्री या फिर होमी जहांगीर भाभा, ठीक ना। तो ये सब विभिन्न प्रकार के मंत्रालय और मंत्रियों को बनाया गया था कब, अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में विधि मंत्री किसको बनाया गया था, तो विधि मंत्री बनाया गया था, विधि मंत्री हम लोग नहीं बताया, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि विधि मंत्री बनाया गया था किसको, विधि मंत्री बनाया गया था किसको, तो विधि मंत्री बनाया गया था आपका योगेंद्र नाथ मंडल, ठीक ना। ठीक ना, तो विधि मंत्री किसको बनाया गया है, योगेंद्र नाथ मंडल। तो अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में विधि मंत्री किसको बनाया गया है, उपयुक्त में से इसमें कोई नहीं है, योगेंद्र नाथ मंडल को बनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर हो चुका है, 8 नंबर पे हम लोग को चलते हैं। 8 नंबर है, संविधान सभा का शिल्पकार किसे कहा जाता है। ध्यान देंगे, संविधान का शिल्पकार कहे तो और संविधान सभा का शिल्पकार कहे तो दोनों अलग अलग बात है, ठीक है। संविधान का शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ठीक ना। तो संविधान का शिल्पकार कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रहा है आपसे, संविधान सभा का शिल्पकार कौन थे, ठीक है। तो संविधान सभा का शिल्पकार कौन थे, एम.एन. राय, ठीक ना, एम.एन. राय, मानवेंद्र कुमार राय थे जो संविधान सभा का शिल्पकार थे। आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक ना। और प्रेम बिहारी नारायण जो है तो संविधान का मूल प्रति जो लिखा गया किसके द्वारा, तो इस संविधान का मूल प्रति लिखा गया है प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा, कहीं कहीं मल होगा, तो संविधान का मूल प्रति लिखा गया था, ठीक ना, किसके द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बता दिए क्या चीज, इनके द्वारा क्या कहा गया, तो संविधान का शिल्पकार बी.आर. अम्बेडकर को कहा गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन सा समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, 29 अगस्त, कल का वही क्वेश्चन था, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। प्रारूप समिति को मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति के नाम से जाना जाता है। प्रारूप समिति का तीसरा और अंतिम बैठक कब हुआ था, याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन संविधान को लिख लिया गया, तय कर लिया गया, मसौदा तैयार कर लिया गया, संविधान सभा के सामने प्रस्तुत कर दिया गया या अंगीकृत कर दिया गया। कोई भी बात पूछे तो 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर सिर्फ पूछे आपसे कि संविधान को लागू कब किया गया है, तो संविधान को लागू किया गया है 26 जनवरी 1950। दोनों अलग अलग बात है, याद रखेंगे इसको अच्छा से। संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को और संविधान को लिखा गया था कब, तैयार कब कर लिया गया था, 26 नवंबर 1949 को। इस बात को भी थोड़ा समझ लेंगे कि लागू 26 जनवरी 1950 को ही क्यों किया गया, क्योंकि भारतीयों के द्वारा प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1930 से ही स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहा था, ठीक ना, इसीलिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संविधान सभा का शिल्पकार एम.एन. राय को कहा जाता है, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9,
किस राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? तो ध्यान देंगे, ये आपका विधानमंडल से क्वेश्चन है, किसी राज्य के विधानसभा को समाप्त किया जा सकता है। तो ध्यान देंगे विधानमंडल के क्वेश्चन को। समझ में आ रहा होगा आप सभी को? कोई भी तरह का समस्या होगा, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। अगली बार से कोशिश किया जाएगा कि 5 क्वेश्चन करेंट को भी का भी ऐड कर दिया जाए, 25 क्वेश्चन इससे रहेगा और 5 क्वेश्चन करेंट का भी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे, हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा विधानमंडल को देख लेते हैं। विधानमंडल की चर्चा अनुच्छेद 168 में किया गया। भाग कितना होगा? भाग 6। भाग कितना? 6। अनुच्छेद कितना? 168 से लेकर 212 तक, ठीक ना। तो विधानमंडल की चर्चा किया गया कितना में? अनुच्छेद 168 में। और इसका भाग कितना है? भाग 6 में, ठीक है ना। विधानमंडल, चलिए समझिएगा, विधानमंडल के 3 अंग हो सकते हैं, ठीक ना। राज्यपाल, ठीक है, विधान परिषद, विधान परिषद और विधानसभा, ठीक ना। तो ध्यान देंगे, विधानमंडल के कितने अंग? 3 अंग, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है। तो विधान परिषद का, विधानमंडल का निर्माण ऐसे होता है। लेकिन अगर किसी राज्य में, जरूरी नहीं कि सभी राज्य में विधान परिषद हो, बहुत ऐसा राज्य है जहां पर विधान परिषद नहीं है, मात्र 6 ऐसा राज्य है जहां पर विधान परिषद है। वो 6 राज्य कौन कौन सा है तो देख लेंगे एक बार। पहला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में सदस्य की संख्या 100 है, ठीक ना। ध्यान देंगे, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 78 है। तीसरा देखेंगे कर्नाटक, कर्नाटक के विधान परिषद में सदस्य की संख्या 75 है। बिहार, बिहार के विधान परिषद में सदस्य की संख्या 75 है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की सदस्यों की संख्या 58 है। इसके अलावा एक और देखेंगे तेलंगाना, तेलंगाना में विधान परिषद सदस्य की संख्या कितना है तो तेलंगाना में विधान परिषद सदस्य की संख्या 40 है। तो मात्र 6 ही ऐसा राज्य है जहां पर विधान परिषद है, बाकी बात सभी राज्यों में सिर्फ क्या है? विधानसभा है। तो जिस राज्य में विधान परिषद नहीं होगी उस राज्य के विधानमंडल का निर्माण सिर्फ राज्यपाल और विधानसभा के द्वारा हो सकती है। बात को समझ गया? चलिए आगे बढ़िएगा। तो इसमें थोड़ा सा और समझ लेंगे कि ये विधानमंडल की चर्चा अनुच्छेद 168 में किया गया है, विधान परिषद की चर्चा अनुच्छेद 169 में किया गया है और विधानसभा की चर्चा अनुच्छेद 170 में किया गया है, ठीक है। तो विधानसभा तो सभी राज्य में होती है। इसमें एक बात और समझिए, जैसे कि राज्यसभा लोकसभा में विधान परिषद विधान परिषद क्या होगा समझते हैं, जैसे राज्यसभा लोकसभा में अस्थाई, अस्थाई, उच्च सदन, निम्न सदन, प्रथम सदन, द्वितीय सदन, उसी तरह यहाँ भी विधान परिषद में और विधानसभा में देख लेंगे। तो विधान परिषद विधानमंडल का अस्थाई सदन है। कौन सा सदन है? अस्थाई सदन है, ठीक ना। और अस्थाई सदन जो होता है वो उच्च सदन होता है। कौन सा? उच्च सदन होता है, ठीक ना। और उच्च सदन के साथ ही कौन सा सदन होगा? दूसरा सदन। तो ये 3 बात विधान परिषद में याद रखेंगे, विधान परिषद, विधानमंडल का अस्थाई सदन, उच्च सदन और दूसरा सदन। विधानसभा जो होगा विधानमंडल का कैसा सदन होगा? निम्न सदन होगा, ठीक ना, ठीक ना। अस्थाई होगा, अस्थाई होगा और प्रथम सदन होगा। ये तीनों बात याद रखिएगा। क्वेश्चन हम लोग का क्या था ना कि किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। याद रखेंगे कि जो भी अस्थाई सदन होता है उस सदन को भंग नहीं किया जा सकता, ठीक ना। राज्यसभा लोकसभा भंग नहीं होगा, लेकिन विधानसभा विधान परिषद में भी दोनों, विधान परिषद में भंग नहीं होगा लेकिन विधानसभा भंग हो सकता है, ठीक ना। राज्यसभा लोकसभा में लोकसभा भंग हो सकता है, राज्यसभा भंग नहीं होता। यहाँ पर हम लोग को समझना क्या है ना कि विधान परिषद के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समाप्त हो सकता है। तो हाँ, किसी भी राज्य से विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता, ठीक ना। तो अनुच्छेद 169 के तहत किसी भी राज्य के विधान परिषद को, विधान परिषद को याद रखें, विधानसभा नहीं, किसी भी राज्य के विधान परिषद को भंग किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता है। किसी भी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया सकता। भंग क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि विधान परिषद जो है विधानमंडल का एक अस्थायी सदन है, लेकिन समाप्त किया जा सकता है। समाप्त किसके द्वारा? संसद के द्वारा, लेकिन संसद के द्वारा समाप्त किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर उस राज्य के विधानसभा के 2/3 सदस्य का बहुमत होना जरूरी है, तभी उस राज्य के विधान परिषद को क्या किया सकता है? समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, किसी भी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि विधान परिषद विधानमंडल का अस्थायी सदन होता है। इस बात को समझ चुके हैं।
एक क्वेश्चन याद रखिएगा, जैसे कि विधान परिषद में देखिएगा, यहाँ पर सदस्य की संख्या कितना है, 100 है, 78 है, 75 है, 75 है, 58 है, 40 है। तो किसी भी राज्य में विधान परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो इस पॉइंट को ऐसे ही याद रखेंगे कि किसी भी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की संख्या उस राज्य के कुल विधानसभा सदस्य का 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे ध्यान देंगे, यहाँ पर बिहार में विधानसभा सदस्य विधान परिषद के सदस्य की संख्या कितना है, 75, और बिहार में विधानसभा सदस्य की संख्या कितना है, 243। तो 243 का 1/3 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक ना, यानी 81 से ज्यादा विधान परिषद की संख्या नहीं हो सकती है। तो याद रखेंगे, किसी भी राज्य के विधान परिषद की सदस्यों की संख्या उस राज्य के कुल सदस्य, किसी भी राज्य के विधान परिषद की सदस्यों की संख्या उस राज्य के कुल विधानसभा सदस्य के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर है? तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा पूरा। 169 में क्या चीज का चर्चा किया गया है, विधान परिषद का चर्चा किया गया है। 168 में क्या चीज का, विधानमंडल का। 170 में विधानसभा का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी भी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। तो 169 के तहत किसी भी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन भंग नहीं किया सकता क्योंकि अस्थायी सदन होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग पहुंचते हैं। देखिए, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में, ध्यान देंगे, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? एक छोटा सा हम लोग मैप के सहायता से इसको समझ लेंगे कि ऋतु का बड़ा या छोटा होना। देखिएगा, चलिए इसके लिए हम एक स्लाइड ले लेते हैं आपका, चलिए समझिएगा। चलिए समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए सूर्य है, ठीक ना, सूर्य क्या होती है, सूर्य के चारों ओर क्या करती है, पृथ्वी क्या करती है, परिक्रमा करती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री। तो ध्यान देंगे, पृथ्वी परिक्रमा करती है तो किधर से किधर पृथ्वी परिक्रमा करेगा, पश्चिम से पूरब की तरफ, ऐसे ऐसे परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी, ठीक ना। तो ये पृथ्वी क्या कर रही है, पश्चिम से पूरब की तरफ परिक्रमा कर रही है, ठीक है। और पृथ्वी में 3 रेखा महत्वपूर्ण रेखा जैसे ऐसे परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी का परिक्रमण गति, ठीक ना। ये पृथ्वी परिक्रमा कर रही है किसका, सूर्य का, ठीक है। चलिए समझिएगा, पृथ्वी में 3 रेखा को देखेंगे। एक तो ये विषुवत रेखा हो गया, ये कौन सा है, कर्क रेखा, और ये कौन सा है, मकर रेखा। ये हो गया आपका कर्क, विषुवत और मकर, ठीक है। सब में वही होगा, ये विषुवत कर्क मकर, ठीक ना। यहाँ भी होगा विषुवत कर्क और मकर, इसको आप लोग याद रख लेंगे। विषुवत कर्क और मकर कितना पे होता है ये भी आप जान रहे होंगे। 23.5 डिग्री दक्षिण में क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, और 0 डिग्री को विषुवत रेखा। ये सब में ऐसा ही होगा, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, इसको हमको समझना है। क्वेश्चन क्या था एक बार देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन था 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में पूछ रही है, ठीक ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 22 दिसंबर है, ठीक ना, और इसका दक्षिणी गोलार्ध में पूछ रहा है। तो विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध, विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध। तो ध्यान देंगे, 22 दिसंबर को क्या होता है ना, सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। फिगर थोड़ा नीचे बन गया है, लेकिन 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, और जहां पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ेगा, सीधा पड़ेगा, वहां पर गर्मी ज्यादा होगा। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा ऋतु हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु, ठीक ना। और जब ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, दिन बड़ा हो जाता है। देखते होंगे आप लोग, सुबह 5 बजे सुबह हो जाता है और शाम 7 बजे अंधेरा होता है। तो दिन की अवधि क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो ग्रीष्म ऋतु तो होगा ही, दिन बड़ा हो जाएगा और रात छोटा हो जाएगा, क्योंकि रात देखते हैं 7 बजे होता है और सुबह 5 बजे ही होता है, तो रात छोटा हो जाएगा। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सूर्य का प्रकाश इधर पड़ रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध में यानी कर्क रेखा पर तिरछा पड़ेगा, तिरछा पड़ेगा तो यहाँ पर शीत ऋतु, ठीक है। और जब शीत ऋतु होता है या ठंडा ऋतु कहीं भी होगा, तो ध्यान देंगे, ठंडा में अभी ठंडा आ चुका है, तो ठंडा में हम लोग देखेंगे क्या कि सुबह 6:30 7 बजे साफ होता है और शाम में 5 बजते बजते समय खत्म हो जाता है, अंधेरा होने लगता है, यानी दिन की अवधि छोटी हो जाती है। तो दिन की अवधि क्या हो जाएगा, दिन छोटा हो जाएगा और रात बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 22 दिसंबर को, तो यही क्वेश्चन था हम लोग का। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में ऋतु क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु, दिन क्या हो जाएगा बड़ा, रात क्या हो जाएगा छोटा। और उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को ही ऋतु क्या हो जाएगा, शीत, और दिन क्या हो जाएगा छोटा और रात क्या हो जाएगा बड़ा। यहाँ पर देख लेंगे 21 जून को, ठीक ना। 21 जून को क्या होता है, ध्यान देंगे, 21 जून को सूर्य का किरण मकर कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है। कहां पर, कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य का किरण लंबवत पड़ता है, ठीक है।
ठीक ना, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है। तो कर्क रेखा पर जो 21 जून को सूर्य का किरण लंबवत पड़ेगा, ठीक ना, तो यहाँ पर जब लंबवत सीधा पड़ रहा है तो ग्रीष्म ऋतु, कौन सा गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु, ठीक ना। और वही जब ग्रीष्म ऋतु है तो दिन क्या हो जाएगा, बड़ा, और रात छोटा, छोटा। यहाँ पर दिन क्या हो जाएगा शीत ऋतु में, छोटा, और रात बड़ा। तो ये 21 जून और 22 दिसंबर की स्थिति देखे। यहाँ पर ध्यान देंगे 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दोनों तिथि को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। उधर से ऐसे यहाँ पर पृथ्वी है, मान लीजिए सूर्य है, और ऐसे अगर सामने ना, और जब सामने आएगा तो सूर्य का किरण कहाँ पड़ेगा, विषुवत रेखा पर लंबवत, और जब लंबवत पड़ेगा, एक यहाँ 22-23 यहाँ पर डेट याद रख लेंगे 23 सितंबर वाला, और कंडीशन में याद रख लेंगे कहाँ का, 21 मार्च का। तो विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ेगा तो दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर, किस तिथि को, 21 मार्च को और 23 सितंबर को, दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में कौन सा ऋतु हो जाएगा, बसंत, और यहाँ पर शरद, और इसका उल्टा यहाँ पर शरद, सॉरी हाँ ठीक है, शरद, और यहाँ पर वसंत। चलिए तो इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु, बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हिमालय नदियों में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे कि हिमालय नदियों में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। चलिए बात को देखेंगे, हिमालय नदी में पूछ रहा है, ठीक ना। तो हिमालय नदी का कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि हिमालय नदी जो ग्लेशियर वगैरह से निकल रहा होगा, तो यहाँ पर मानसरोवर झील है, और मानसरोवर झील से निकलती है हिमालय क्षेत्र से कौन सा नदी, सिंधु नदी, और सिंधु नदी कहाँ जाकर गिरती है, अरब सागर में, ठीक ना। तो हिमालय नदियों में कौन सी नदी, सिंधु नदी जाकर गिरेगी कहाँ पर, अरब सागर में। सिंधु नदी की लंबाई कितना है, 2880 किलोमीटर, ठीक ना, 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। नर्मदा और ताप्ती के बारे में देखिएगा, नर्मदा और ताप्ती भी नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में, लेकिन नर्मदा और ताप्ती जो अरब सागर में गिरती है यह प्रायद्वीपीय भारत की दोनों नदियां हैं, ठीक ना। तो नर्मदा और ताप्ती जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। और नर्मदा और ताप्ती नदी के बारे में याद रखिएगा कि नर्मदा और ताप्ती नदी दोनों भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं। भारत की 3 नदियां भ्रंश घाटी में बहती है, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी, ठीक ना। और एक पॉइंट हमेशा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा और ताप्ती के द्वारा एस्चुरी का निर्माण किया जाता है या डेल्टा का निर्माण किया जाता है। तो एक ऐसे ही याद रखेंगे कि जो भी नदी अरब सागर में गिरती है वो एस्चुरी का निर्माण करती है। इस प्रकार नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, न कि डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज, सिंधु नदी, ठीक ना। नर्मदा और ताप्ती भ्रंशोत्तर नदी है, और इसमें नर्मदा और ताप्ती के बीच में हम बताए थे कल के क्लास में कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा पर्वत है, सतपुरा, ठीक ना। सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, धूपगढ़, इसको भी याद रख लेंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेपाल हिमालय स्थित है, ठीक ना। तो ध्यान देंगे, सिडनी बुराड नामक एक वैज्ञानिक था, ठीक ना। तो सिडनी बुराड नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया था, ठीक ना। तो देख लेंगे नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, मान लीजिए कि ये हिमालय है, ठीक ना, ऐसे नहीं बने हिमालय, मान लीजिए ये हिमालय, ठीक ना। तो हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर करना है। तो पहले कौन सी नदी गिरती है यहाँ पर, देखेंगे सिंधु नदी, ठीक ना, सिंधु नदी। सिंधु नदी के बाद इधर कौन सा नदी आती है, सतलज नदी। सतलज नदी के बाद कौन सी नदी आती है, तो सतलज के बाद है काली नदी। काली नदी के बाद कौन सा नदी है, तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी के बाद कौन सा नदी है, तो तीस्ता नदी के बाद अंतिम नदी जो है दिहांग नदी, ठीक ना। तो इन नदियों के बीच में हिमालय का विभाजन किया गया, ठीक है। सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय, पंजाब हिमालय, ठीक ना। पंजाब हिमालय या इसे कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है, ठीक ना, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय, कुमाई हिमालय, कौन सा हिमालय, कुमाई हिमालय, ठीक ना। और ध्यान दें, काली और तीस्ता के नदी के बीच में कौन सा हिमालय, नेपाल हिमालय, ठीक ना, कौन सा हिमालय, नेपाल हिमालय, ठीक है। और ध्यान देंगे तीस्ता और दिहांग की नदी के बीच में कौन सा हिमालय, तो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में असम हिमालय, ठीक ना। तो सिडनी बुराड नामक वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया था, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया था, ठीक है। हिमालय जो है भारत का हिमालय
हिमालय के बारे में याद रखेंगे, हिमालय नवीन मुर्दार पर्वत है और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितना 8848 या 8850 मीटर है, जिसे कहाँ पर नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो ये था आपका क्वेश्चन, इसमें देख लीजिएगा काली तीस्ता के बीच में क्या कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेपाल हिमालय स्थित है किसके किसके बीच में, काली और तीस्ता के बीच में। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सी, काली और तीस्ता के बीच में। ठीक, ये क्वेश्चन है 13, मकर रेखा किन देशों से होकर गुजरती है। ठीक ना, तो मकर रेखा विश्व के 10 देशों से होकर गुजरती है। ठीक ना, कितना देश से, 10 देशों से होकर गुजरती है। ठीक ना, इसको देख लेंगे एक बार मैप पर कौन कौन सा देश से होकर गुजरती है, तो ध्यान देंगे। दक्षिणी अमेरिका का पहले देश देख लेंगे, तो दक्षिणी अमेरिका का देश कौन हो जाएगा, चिली, अर्जेंटीना, ठीक ना, अर्जेंटीना, पराग्वे और एक कौन, ब्राजील। ये दक्षिणी अमेरिका का देश होगा, इससे मकर रेखा होकर गुजरेगी। ये दक्षिणी अमेरिका का देश है। ठीक है, मैप पर इसको हम समझा देंगे, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। ठीक ना, अफ्रीका का देश को देखिएगा, अफ्रीका के देश से, ठीक ना, तो नामीबिया, नामीबिया, बोत्सवाना, बोत्सवाना, ठीक ना, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, ठीक ना, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, मेडागास्कर, ठीक ना, और एक कौन सा देश होगा, ऑस्ट्रेलिया। तो क्या था क्वेश्चन कि मकर रेखा किन देशों से होकर नहीं गुजरती, ठीक ना, कौन सा देश से नहीं गुजरती है, सो पूछ रहा है। देखिएगा इतना देश से होकर गुजरती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 देश से होकर मकर रेखा गुजरती है। तो कौन सा देश से नहीं होकर गुजरेगी, ब्राजील से गुजरती है, दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है, मैक्सिको से नहीं गुजरती है। कौन सा देश से नहीं गुजरती है, मैक्सिको से नहीं गुजरती है, मैक्सिको से कर्क रेखा गुजरती है। कौन सा रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, ठीक ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। ठीक ना, तो ये मकर रेखा के बारे में हम लोग का था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है कि कालीबंगा किस नदी पर है। ठीक ना, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन है, कालीबंगा। ठीक ना, तो कालीबंगा के बारे में समझेंगे। कालीबंगा का जो खोज किया गया है 1953 ईस्वी में, किसके द्वारा, बीबी लाल और बीके थापर, बीबी लाल और किसके द्वारा, बीके थापर के द्वारा। ठीक ना, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काली मिट्टी की चूड़ियां। ठीक ना, काली मिट्टी की चूड़ियां, ठीक ना, और ध्यान देंगे कालीबंगा का उत्खनन हो गया 1953 इसमें बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काली मिट्टी की चूड़ियां। कालीबंगा कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। कौन सा राज्य में है, राजस्थान में गंगानगर में है। कौन सा जिला में है, गंगानगर जिला में है। और किस नदी के तट पर है, घग्घर नदी के तट पर है। कौन सा, घग्घर नदी के तट पर। क्वेश्चन शायद यही था, कालीबंगा किस नदी के तट पर है, तो यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक ना, रावी नदी पर तो हड़प्पा है, रावी नदी पर कौन है, हड़प्पा। सिंधु नदी मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो है। और भोगवा लोथल है। सिंधु सभ्यता कालीन सबसे पुराना बंदरगाह, सबसे प्राचीन बंदरगाह कहाँ, लोथल पर है। ठीक ना, ठीक ना, लोथल। कालीबंगा के बारे में एक पॉइंट और याद रखिए, कालीबंगा के उत्खनन से कौन कौन सा साक्ष्य मिला था, तो कालीबंगा के उत्खनन से मिला है हल के द्वारा जोते गए खेत का प्रमाण। ठीक ना, हल के द्वारा जोता गया खेत। ठीक ना, इसके अलावा अलंकृत ईंट, क्या चीज, अलंकृत ईंट। ठीक है, इसके अलावा याद रखेंगे कौन सा, भूकंप आने का प्राचीनतम साक्ष्य, भूकंप आने का प्राचीनतम साक्ष्य। इसके अलावा अग्निकुंड, क्या है, अग्निकुंड। तो ये सब प्रमाण कहाँ से मिले, कालीबंगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक ना, ऐसा क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21,
सही सुमेलित है। ध्यान देंगे ये जनपद के विषय में है, ठीक ना। तो जनपद के बारे में याद रखेंगे। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र, ये दो ग्रंथ है, ठीक ना। तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से हम लोग को 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी मिलती है। कितना महाजनपद के? 16 महाजनपद के विषय में जानकारी मिलती है। उसी में से कुछ जनपद का नाम दिया गया है और इसमें से कौन सा सुमेलित है सो पूछ रहा है। ध्यान देंगे मत्स्य, तो मत्स्य सुमेलित नहीं है। मत्स्य का राजधानी क्या है? विराटनगर, ठीक ना। मत्स्य की राजधानी कहाँ? विराटनगर। वत्स, तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी, उल्टा है इसमें कौशाम्बी। पूछ क्या रहा है कि सही सुमेलित है, ठीक ना। तो सही सुमेलित है कुरु, कुरु की राजधानी कहाँ? इंद्रप्रस्थ। तो सही सुमेलित कौन सा है? इंद्रप्रस्थ, ठीक ना। सूरसेन की राजधानी कुछ का नाम बताइएगा आप लोग। सूरसेन की राजधानी कहाँ था? सूरसेन की राजधानी मथुरा, ठीक ना। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। इसके अलावा बताइएगा शक्ति, ध्यान देंगे अगला, कुशीनगर किसकी राजधानी था? तो कुशीनगर की राजधानी मल्ल महाजनपद की राजधानी, सॉरी, मल्ल महाजनपद की राजधानी, मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ? कुशीनगर, ठीक है। मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ? कुशीनगर, ठीक है। इसके अलावा बताइएगा कंबोज की राजधानी कहाँ था? कंबोज की राजधानी हाटक, ठीक ना। कंबोज की राजधानी कहाँ था? हाटक, ठीक ना। इसके अलावा बताइएगा शक्तिमती की राजधानी कहाँ था? अहिछत्र, अहिछत्र की राजधानी शक्तिमती है, सॉरी। ठीक ना। तो इस प्रकार से 16 महाजनपद के बारे में आप लोग देख लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुरु की राजधानी कहाँ? इंद्रप्रस्थ, ठीक ना। ये था 15 नंबर। अगला क्वेश्चन को देखेंगे 16 नंबर। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कब पराजित किया था? ठीक ना। हर्षवर्धन को कब पराजित किया था? 629 ईस्वी में, ठीक ना। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कब पराजित किया था? 629 में। कहाँ पराजित किया था? नर्मदा नदी के तट पर। कहाँ? नर्मदा नदी के तट पर इसको पराजित किया गया था, ठीक ना। और इसके उपलक्ष्य में पुलकेशिन द्वितीय ने क्या चीज की उपाधि धारण किया था? परमेश्वर की उपाधि को धारण किया था। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कब पराजित किया था? 629 में पराजित किया था, नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था, और क्या चीज की उपाधि को धारण किया था? परमेश्वर की उपाधि को धारण किया था, ठीक ना। और इसके विषय में, इस युद्ध के विषय में जानकारी कौन सा अभिलेख से मिलती है? एहोल अभिलेख से मिलती है। एहोल अभिलेख से मिलती है, ठीक ना। हर्षवर्धन के बारे में और कुछ याद रखना है तो याद रखिएगा। जैसे देखिएगा हर्षवर्धन, चलिए हर्षवर्धन के बारे में याद रखिए। जैसे हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, 647 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा। हर्षवर्धन के बारे में याद रखिए। हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट जैसे विद्वान रहते थे, बाण भट्ट, ठीक ना। और मयूर शर्मा, मयूर शर्मा। बाण भट्ट ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? तो बाण भट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी, कादम्बरी जैसी पुस्तक की रचना की थी। मयूर शर्मा कौन सा पुस्तक की रचना किया था? मयूर शतक, मयूर शतक। हर्षवर्धन के बारे में और देखेंगे तो हर्षवर्धन ने कुछ पुस्तक की रचना किया था, जैसे नागानंद, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, ठीक ना। इसके अलावा रत्नावली, ये सब पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया? हर्षवर्धन के द्वारा। और कुछ याद रखना है तो याद रखिएगा हर्षवर्धन के शासन काल में कौन भारत आया था? हेनसांग भारत आया था, ठीक ना। हेनसांग भारत आया था। हेनसांग ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? सीयू की जैसी पुस्तक की रचना की थी। और हेनसांग को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है हेनसांग को, ठीक ना। हर्षवर्धन की एक बहन का नाम था राज्यश्री, और राजश्री की पति के हत्या करने के बाद ही हर्षवर्धन ने बंगाल के गौड़ शासक शशांक को पराजित किया था। और पराजित करने के बाद अपनी राजधानी कन्नौज से बदलकर कहाँ ले गया था? थानेश्वर, अपनी बहन के प्रशासनिक क्षेत्रों में सहायता देने के लिए। इस प्रकार हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर और दूसरी राजधानी कहाँ? कन्नौज, ठीक है। तो ये था आपका 16 नंबर क्वेश्चन। आंसर इसका क्या था? आंसर इसका हो जाएगा क्या थी? 629, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, ठीक ना। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान को देखेंगे तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अबुल फजल नहीं, अब्दुल कादिर बदायूनी नहीं, दारा सिकोह नहीं। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-ब्रूनी, ठीक ना, अल-ब्रूनी, ठीक ना। तो अल-ब्रूनी जो था पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। अल-ब्रूनी कौन था? तो यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। गजनवी क्या किया था? तो भारत को 1025 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करके और किसको लूटा था? सोमनाथ के मंदिर को, सोमनाथ के मंदिर को लूटा था, ठीक ना। भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। 1025 ईस्वी का आक्रमण सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इस आक्रमण में सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। उस समय गुजरात के सोलंकी राजवंश का शासक था भीम प्रथम, ठीक ना। कौन था? भीम प्रथम। और अल-ब्रूनी का वास्तविक नाम क्या था? अबुल रेहान मोहम्मद। अल-ब्रूनी का वास्तविक नाम क्या है? अबुल रेहान मोहम्मद। अबुल फजल है तो अबुल फजल ने क्या किया था? दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित किससे बनाया गया था? अबुल फजल को। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल को बनाया गया था। दीन इलाही धर्म की स्थापना कब किया गया था? 1582 ईस्वी में। और दीन इलाही धर्म को मानने वाला प्रथम हिंदू कौन था? बीरबल, ठीक ना। कौन था? बीरबल। और बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। क्या नाम था? महेश दास, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन देख लेंगे। अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां, नकीब खां, ठीक ना। तो अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां, इन सब के द्वारा क्या किया गया था? फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। किसका? तो ध्यान देंगे, फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था महाभारत का रजनम्मा के नाम से, रजनम्मा के नाम से। अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां के द्वारा, ठीक ना। किसके द्वारा? अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां के द्वारा रजनम्मा के नाम, महाभारत का अनुवाद किया गया था रजनम्मा के नाम से। दारा सिकोह तो शाहजहां का बड़ा पुत्र था दारा सिकोह। मुगल राजवंश में सबसे पढ़ा लिखा विद्वान कौन था? दारा सिकोह। दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो शाह बुलंद इकबाल के नाम से किसे जाना जाता है? दारा सिकोह को, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगला, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान का था? अल-ब्रूनी था, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल के बारे में और याद रख सकते हैं कि अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक। चलिए इसका अगला आंसर देखते हैं। डिस्कशन अभी और बचा हुआ है। कितना नंबर हो गया? ये 27। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम क्या है? ठीक ना। तो तुगलक राजवंश हम लोग देखेंगे और तुगलक राजवंश से फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम क्या है? तो फतुहत फिरोज शाही, ठीक ना। फतुहत फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक के आत्मकथा का नाम है। जबकि तारीखे फिरोज शाही और फतवाह ए जहांगीरी, फतवाह, ठीक ना, फतवाह ए जहांगीरी, दोनों पुस्तक जो लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया है? यह दोनों पुस्तक जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? बर्नी के द्वारा लिखा गया है, ठीक ना। तो याद रखेंगे तारीखे फिरोज शाही और फतवा ए जहांगीरी किसके द्वारा लिखा गया? बर्नी के द्वारा लिखा गया है। और फतुहत फिरोज शाही आत्मकथा किसको? फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक के बारे में याद रखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? अपने गद्दी पर बैठने के बाद अद्धा और बीख नामक सिक्का चलाया था। अद्धा, अद्धा और बीख, ठीक ना। तो अद्धा और बीख नामक सिक्का किसने चलाया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक पहले से चले आ रहे 24 कर को समाप्त कर दिया था। पहले से चले आ रहे 24 कर को समाप्त कर दिया था और मात्र कितने कर को जारी किया था? तो मात्र 4 कर को जारी किया था। पहला ध्यान देंगे, खम्स कर। खम्स कर यह युद्ध में लूटे गए सामानों का हिस्सा हुआ करता था, जिसके तहत राजा अपने पास 1/5 भाग और मंत्री या सैनिकों के बीच 1/4 भाग को बांटा जाता था, ठीक ना। उसके बाद जकात कर, ठीक ना, खराज कर, और एक क्या है? जजिया कर। तो ये 24 कर को समाप्त करके क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक ने मात्र कितना कर को जारी किया था? 4 कर को जारी किया था, ठीक ना। खराज कर, जकात कर, खराज कर क्या था? भूमि कर था, ठीक है। जकात कर क्या था? तो धनी मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, जो कि उसके आय का 2.5% भाग लिया जाता था। खम्स कर क्या था? तो युद्ध में लूटेगा सामानों का हिस्सा हुआ करता था, ठीक ना। और जजिया कर क्या था? तो फिरोज शाह तुगलक प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। जजिया कर के बारे में याद रखिएगा। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम, ठीक ना, मोहम्मद बिन कासिम,
ठीक ना। ये प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। जजिया कर क्या होता था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर को जजिया कर कहा जाता था, ठीक ना। तो मोहम्मद बिन कासिम प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। इसके बारे में याद रखेंगे। ये फिरोज शाह तुगलक प्रथम मुस्लिम शासक हुआ जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, ठीक ना। अकबर के द्वारा जजिया कर को कब समाप्त किया गया था? 1564 ईस्वी में। पुनः औरंगजेब के द्वारा जजिया कर को फिर से लगा दिया गया था 1679 ईस्वी में, ठीक ना। 1679 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा फिर से लगाया गया और मुगल बादशाह में अंतिम रूप से मोहम्मद शाह के द्वारा जजिया कर को समाप्त किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फतुहत फिरोज शाह है, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन था। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह का मूल नाम क्या था? तो रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह का मूल नाम क्या था? रोशन अख्तर, ठीक ना। इसका शासन काल देखेंगे तो 1919 से ले सॉरी 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 1719 से लेकर 1748 माना जाता है मोहम्मद शाह का शासन काल। और यह 13वां शासक था मुगल राजवंश का। 13वां शासक था। अली गौहर तो शाह आलम द्वितीय को शाह आलम द्वितीय को अली गौहर के नाम से जाना जाता है। अली गुरसफ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक ना। इसको अली गुरसफ कहा जाता था, ठीक ना। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? अली गुरसफ। अली गौहर किसको? शाह आलम द्वितीय को। रोशन अख्तर किसको? मोहम्मद शाह को, या मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। जहांदार शाह को किस नाम से जाना जाता है? तो लंपट मुल्क के नाम से जहांदार शाह को जाना जाता है। घिरनीतकायर फर्रुखसियर को कहा जाता है। इस सब बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये था, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? रोशन अख्तर, ठीक है। औरंगजेब को जिंदा पीर, औरंगजेब को क्या कहा जाता था? जिंदा पीर, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 19-20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बक्सर के युद्ध के समय भारत का गवर्नर कौन था? ध्यान देंगे, बक्सर के युद्ध के समय भारत का गवर्नर, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल पहले देख लेते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल 1757 से लेकर 1760 तक 2 शासनकाल में रहा है, ठीक ना। 1757 से 1760। और एक इसका शासनकाल रहा था 1760 से लेकर 1757 से लेकर 1760 और 1765 से लेकर 1767, ठीक ना। तो ये 2 शासनकाल के लिए गवर्नर जनरल बना था कौन? रॉबर्ट क्लाइव। वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल देखेंगे 1772 से लेकर 1785, ठीक ना। 1772 से 1785। वेंसी तट का देखिएगा, ठीक ना। वेंसी तट के शासनकाल में ही कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, ठीक है। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? बेंसी तट के शासनकाल में। बेंसी तट का शासनकाल देखेंगे तो 1760 से लेकर 1764, ठीक ना। तो 1760 से लेकर 1764 का शासनकाल किसका रहा है? बेंसी तट का, ठीक है। और इसी के शासनकाल में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक ना। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी। तो इलाहाबाद की 2 संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1764 ईस्वी को, 12 अगस्त 1764 ईस्वी को। और एक कब हुआ था? 16 अगस्त 1764 ईस्वी को। सॉरी 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 इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी। और इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को पहला। और इलाहाबाद की दूसरा संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके शासक के साथ? शाह आलम द्वितीय के साथ। और इलाहाबाद की दूसरी संधि किसके साथ? तो इलाहाबाद की दूसरी संधि अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ, ठीक ना, शुजाउद्दौला के साथ, ठीक ना। तो इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी, 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के बीच में और किसके बीच में? शाह आलम द्वितीय प्रथम इलाहाबाद की संधि में और दूसरी इलाहाबाद की संधि में कौन? अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेंसी तट था। बक्सर के युद्ध के समय 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। इसके समय भारत का गवर्नर कौन था? बेंसी तट। आंसर सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह संबंधित है, ठीक ना। तो आचार्य विनोबा भावे है, तो विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह संबंधित है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी संबंधित है। ब्रह्मदत्त ये भी संबंधित है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित कौन थे? तीनों थे। लेकिन इसमें से ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं गया था कि पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, ठीक ना। ध्यान देंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत 17 अक्टूबर, ठीक ना, 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को प्रारंभ हुई थी, ठीक ना। तो 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को
व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा, ठीक ना। तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा पवनार आश्रम से, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से प्रारंभ किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत। प्रथम सत्याग्रही कौन कौन हुए? आचार्य विनोबा भावे। दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन हुए? ब्रह्मदत्त हुए, ठीक ना। तो इसको याद रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 21 था। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। उदय भूमि समाधि स्थल है किसका, ठीक ना। तो उदय भूमि किसके समाधि स्थल का कहा जा सकता है? तो उदय भूमि समाधि स्थल है डॉक्टर KR नारायण को, ठीक ना, ठीक ना। तो उदय भूमि किसके समाधि स्थल का नाम है? डॉक्टर KR नारायण। ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल का नाम है आपका क्या चीज? एकता स्थल, ठीक ना, ठीक है, एकता स्थल, ठीक ना। राजीव गांधी वीरभूमि, वीरभूमि राजीव गांधी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल का नाम है चैत्रा भूमि, ठीक ना। के अलावा देखेंगे चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम है किसान घाट, ठीक ना। और राजघाट किसके समाधि स्थल का नाम है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट, ठीक ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल का नाम क्या है? महाप्रयाण घाट, ठीक ना, महाप्रयाण घाट, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम क्या है? शांति स्थल। और इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? शक्ति स्थल। मोरारजी देसाई के, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल। मोरारजी देसाई के, तो मोरारजी देसाई के अभय घाट, मोरारजी देसाई, ठीक ना। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो लाल बहादुर के समाधि का विजय स्थल, विजय भूमि, ठीक है। तो ये था आपका 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 22 था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? KR नारायण, ठीक है। विश्व सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सेवा दिवस जो मनाया जाता है 9 नवंबर को मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? डाक दिवस। डाक दिवस जो मनाया जाता है कब? 9 अक्टूबर को, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे। 9 नवंबर को विश्व सेवा दिवस। 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है आदिवासी दिवस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 23 था। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या था आपका? तो आंसर था आपका 9 नवंबर, ठीक। 180 डिग्री देशांतर रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है, ठीक ना। इस जल संधि को थोड़ा सा देख लेंगे मैप के माध्यम से तो समझिएगा। मैप के माध्यम से समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग मैप का सहारा ले लेते हैं। जिब्रा 180 डिग्री देशांतर जो पूछ रहा था कि 180 डिग्री देशांतर रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है, ठीक है। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा हम लोग देखेंगे किस जल संधि से होकर गुजरती है। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है आपका, चलिए समझिए, 180 डिग्री देशांतर रेखा है ना, तो ध्यान देंगे ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है। चलिए समझिएगा, ठीक है। ये जो है 180 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है। और 180 डिग्री देशांतर रेखा जो कौन सा जल संधि से होकर गुजरेगी? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा आपका यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको यहाँ पर आपका मिलेगा कौन सा जल संधि? तो यहाँ पर जल संधि मिलेगा कौन सा? तो ध्यान देंगे बेरिंग जल संधि, ठीक ना। तो बेरिंग जल संधि से यहाँ पर होकर गुजरती 180 डिग्री जल संधि 180 डिग्री देशांतर रेखा।
और बेरिंग जल संधि किन दो सागर को जोड़ती है? जल संधि किसे कहा जाता है? जल संधि वो ऐसा क्षेत्र होता है जल संधि के द्वारा दो जलीय क्षेत्र जुड़ती है और दो स्थलीय क्षेत्र अलग होती है, इसी को जल संधि कहा जाता है। तो बेरिंग सागर चुक्सी सागर से जुड़ती है और अलग होती है, तो अलग रूस किससे अलग होती है? अलास्का से अलग होती है। बेरिंग जल संधि के द्वारा रूस से अलास्का अलग होती है और दो जल संधि कौन जोड़ेगी? तो बेरिंग जल संधि किससे जोड़ेगी? तो चुक्सी सागर और बेरिंग सागर जुड़ते हैं, ठीक ना। तो चुक्सी सागर और बेरिंग सागर जुड़ेगी और अलग कौन कौन सा होगा? तो अलग होगा स्पेन, सॉरी अलास्का और रूस, ठीक है। तो वहां पर हो गया। एक ऑप्शन में था शायद डोबर जल संधि, ठीक ना। तो डोबर जल संधि यहाँ पर ध्यान देंगे, डोबर जल संधि यहाँ पर है, ठीक ना। तो इंग्लिश चैनल और यहाँ पर उत्तरी सागर, इंग्लिश सागर और उत्तरी सागर, इन दोनों के बीच में कौन सा? डोबर जल संधि। और डोबर जल संधि क्या करती है? तो डोबर जल संधि ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करती है। किसको? ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करती है डोबर जल संधि यहाँ पर, ठीक ना। सॉरी ऊपर में होगा, तो यहाँ पर है डोबर जल संधि। और डोबर जल संधि क्या करती है? उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ती है। अलग किसको किसको करेगी? फ्रांस को ब्रिटेन से अलग करती है। एक जिब्राल्टर जल संधि ऑप्शन था, तो जिब्राल्टर जल संधि क्या करती है कि जोड़ती है भूमध्य सागर है यहाँ पर और यहाँ पर अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और यहाँ पर देखेंगे स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। कौन सा जल संधि? तो स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। कौन सा जल संधि है वो? जिब्राल्टर जल संधि। और जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ चुके होंगे। आंसर में हम लोग चलते हैं कि कौन सा? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा जल संधि से गुजरती है, तो ये बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है, ठीक ना। डोबर जल संधि के बारे में क्या बताया कि डोबर जल संधि जो है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। और किसको किसको अलग करती है? तो ब्रिटेन को किससे अलग करती है? फ्रांस से अलग करती है, ठीक ना। डोबर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि को क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक ना। और इसके बारे में याद रखेंगे, जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ेगी? भूमध्य सागर से जोड़ेगी, ठीक ना। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ेगी, ठीक है। और क्या था? और अलग किसको किसको करेगी? तो स्पेन को मोरक्को से अलग करेगी, स्पेन को मोरक्को से अलग करेंगे। याद रखेंगे स्पेन जो यूरोपीय देश है और मोरक्को जो है अफ्रीकी देश है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री देशांतर रेखा किससे होकर गुजरती है? बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। और बेरिंग जल संधि किसको किसको अलग करती है? तो अलग करती है रूस को अलास्का से, और जोड़ती किसको किसको है? तो बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ती है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 24 था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, ठीक ना। तो ओजोन परत की मोटाई जो मापी जाती है किसके द्वारा? मोहो स्केल के द्वारा मापी जाती है, ठीक ना। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है किसके द्वारा? मोहो स्केल, सॉरी मोहो स्केल से ध्यान देंगे। मोहो स्केल से चट्टान की कठोरता मापी जाती है, चट्टान की कठोरता मापी जाती है, ठीक है। टी स्केल से चक्रवात मापी जाती है, चक्रवात, ठीक है। डॉबसन से ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, किसका? डॉबसन से, ठीक ना। इसको याद रखेंगे, ठीक ना। मोहो स्केल से क्या मापी जाती है? चट्टान की कठोरता। टी स्केल से चक्रवात की मापी जाती है। और डॉबसन से क्या मापा जाता है? ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, ठीक ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 25। आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर का? ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? तो डॉबसन से मापी जाती है, ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। से इनमें से कौन सा सुमेलित है? सेल्वास घास का मैदान है वेनेजुएला, डांस घास का मैदान है ऑस्ट्रेलिया, पूछताछ घास का मैदान है हंगरी, ठीक ना। तो ये घास का मैदान कहाँ से सुमेलित है? तो ध्यान रखेंगे, सेल्वास घास का मैदान है वेनेजुएला, सही है। डांस घास का मैदान है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना, सही है। और पूछताछ घास का मैदान है हंगरी, ठीक ना। स्टेफी कहाँ का घास का मैदान है? स्टेफी, ठीक ना। तो स्टेफी घास का मैदान है कहाँ का?
तो स्टेपी घास का मैदान है यूरेशिया, ठीक ना, यूरेशिया, ठीक ना। यूरोप और एशिया के सम्मिलित क्षेत्र को कहा क्या, यूरेशिया, और वही का घास का मैदान है यूरेशिया। प्रेयरी कहाँ का घास का मैदान है, प्रेयरी, प्रेयरी घास का मैदान है उत्तरी अमेरिका या यूएस है, ठीक ना, उत्तरी अमेरिका, ठीक ना। इसके अलावा ध्यान देंगे इसके अलावा कि ध्यान देंगे सवाना घास का मैदान है उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका। कैसा घास का मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और एक दक्षिणी अफ्रीका का घास का मैदान होगा, ठीक ना। तो इसका घास का मैदान का है, घास का मैदान का नाम है वेल्स, ठीक ना, वेल्स घास का मैदान है, ठीक ना। ये कहाँ का, दक्षिणी अफ्रीका यानी अफ्रीका के दक्षिणी अफ्रीका का। कम पंपास कहाँ का घास का मैदान है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास। ब्राजील के घास के मैदान को कम्बोज, ठीक ना। ब्राजील के घास के मैदान को कंपास, कंपास, कंपास या कम्बोज कहा जाता है, ठीक है, ब्राजील के घास के मैदान को, ठीक है। तो समझ लिए सेल्वास कहाँ का, वेनेजुएला का। डाउन्स कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी 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 छोर पर जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होगा उसको कहा जाएगा पार्कलैंड, ठीक ना। तो ये था आपका घास का मैदान 26 नंबर। 27 नंबर पे चलते हैं। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है। तो मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन जो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, ठीक ना। किसका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। सुभाष चंद्र बोस के बारे में याद रखेंगे, इसने कौन सा नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे में आजादी दूंगा। और सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के कमान को कब संभाला था, तो 4 जुलाई 1943 ईस्वी को। आजाद हिंद फौज के स्थापना का ख्याल सर्वप्रथम किसके मन में आया था, कैप्टन मोहन सिंह के। और कब किया गया, 30 मार्च 1942 ईस्वी को आजाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा, ठीक ना, एनएस गिल के द्वारा, रास बिहारी बोस के द्वारा, ठीक ना, तीनों के सम्मिलित के द्वारा। लेकिन सबसे पहले किसके मन में ख्याल आया था, तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। भगत सिंह के बारे में जानते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा, ठीक ना। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब किया गया था, ठीक ना। तो हरिजन पत्रिका का प्रकाशन 1933 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसमें ध्यान देंगे 24 अगस्त 1932 ईस्वी को, ठीक ना, 24 अगस्त 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी 24 अगस्त 24 अगस्त नहीं, इसको 24 सितंबर लिखेंगे, डाउट क्लियर था। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, ठीक ना, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर, ठीक ना, बी आर अम्बेडकर के बीच जो समझौता होता है उसे पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। और इसी समय महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का उल्लेख किया था और 1933 ईस्वी में महात्मा गांधी ने हरिजन नामक पत्रिका को प्रकाशित किया था, ठीक ना। चलिए आगे ध्यान देंगे। महात्मा गांधी जी के द्वारा 1904 ईस्वी में ध्यान देंगे हिंद स्वराज पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, ठीक ना, हिंद स्वराज। चलिए तो ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 28 नंबर। 29 नंबर है, राज्यसभा का निर्वाचन प्रक्रिया किस देश से लिया गया। राज्यसभा का निर्वाचन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कहां से, दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा का निर्वाचन प्रक्रिया। आंसर क्या हो जाएगा, बी। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व राष्ट्रपति के द्वारा
राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य को मनोनीत करने की विधि। कहां पर? राज्यसभा में। राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत किया जाएगा और एक राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, ठीक ना। किसका? राष्ट्रपति का। कहां से लिया गया है? राष्ट्रपति का, आयरलैंड के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो संयुक्त अधिवेशन, समवर्ती सूची और इस संयुक्त अधिवेशन की चर्चा कितना में है? अनुच्छेद 108 में। तो ये था क्वेश्चन नंबर कितना? 29। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा का निर्वाचन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। चलिए आगे ध्यान देंगे, संसद के अधिवेशन प्रारंभ होने पर राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कितने दिनों तक लागू होता है? ध्यान देंगे तो संसद के क्वेश्चन को देखेंगे, संसद के अधिवेशन प्रारंभ होने पर राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कितने दिनों तक लागू रहेगी। ध्यान देंगे, इसमें दो तरह के बात को समझेंगे। एक तो समझेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी कब किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है जब संसद का अधिवेशन नहीं चलता है और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि देश के लिए कानून बनाना बहुत जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसे ही राष्ट्रपति का अध्यादेश कहा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया था अनुच्छेद कितना के तहत? अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक ना। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया था अनुच्छेद कितना के तहत? अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक ना। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना आपसे कि संसद के अधिवेशन प्रारंभ होने पर राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कितने दिनों तक लागू होगा, ठीक ना। जब अधिवेशन प्रारंभ हो गया है तब पूछ रहा है, ठीक ना। और ऐसी स्थिति में जब पूछा जाएगा तब क्या होगा? इसका 6 सप्ताह आंसर होगा। भाषा पर ध्यान देंगे, अगर अधिवेशन प्रारंभ हो गया है तो ये कितना दिनों तक लागू होगा? 6 सप्ताह। लेकिन अगर राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया गया और अधिवेशन नहीं चल रहा है तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कितने दिनों तक लागू होगा? 6 महीना तक, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 सप्ताह, ठीक ना। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश की चर्चा अनुच्छेद 123 में और राज्यपाल का अध्यादेश अगर पूछ दे कि राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा अनुच्छेद कितना में किया गया है, तो राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा अनुच्छेद 213 में किया गया, ठीक ना। राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा अनुच्छेद 213, राष्ट्रपति के अध्यादेश की चर्चा अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 123, ठीक है। तो राष्ट्रपति एक बात और याद रखेंगे कि संयुक्त अधिवेशन का बुलावा किसके द्वारा किया जाता है? तो संयुक्त अधिवेशन का बुलावा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक ना। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद कितना के तहत? 108 के द्वारा, ठीक ना। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन की बुलावा की जाती है, लेकिन इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा कराई जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता कराई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 सप्ताह, ठीक है। तो ये हम लोग का 30 क्वेश्चन था। चलिए तो अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं। 30 क्वेश्चन का आप लोग आंसर देख लिए और इसका डिस्कशन आप लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा से समझे होंगे। किसी तरह का अगर त्रुटि होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, क्वेश्चन फॉर यू, आप लोग के लिए क्वेश्चन बनाने के लिए दिया गया है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आज डालेंगे, ठीक ना। उपराष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान इनमें से कौन से उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी? क्वेश्चन थोड़ा सुधार लेंगे आप लोग। कार्यकाल के दौरान इनमें से कौन उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी? ध्यान देंगे, क्वेश्चन को सुधार लेंगे। कार्यकाल के दौरान इनमें से कौन सी उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी, यानी कार्यकाल पर रहते हुए कौन से उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी, ऐसा आपका क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में है बीडी जयति है, बीबी गिरी है, कृष्णकांत सिंह है। तो कृष्णकांत सिंह है, तो इसके बारे में आप लोग क्या करेंगे? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। तो ये था आपका 30 क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर दिया गया, आप लोग देख लेंगे, डिस्कशन ऐसे करा दिया गया आपका। थैंक यू। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा आप लोग को यह डिस्कशन, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। सुपर 30 का 30 क्वेश्चन के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।